हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सियावत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 3 करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है कि एमएसएमई एक्ट में थोड़े से चेंजेज हुए हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में कुछ और गाइडलाइंस थी, इसमें अपडेटेड गाइडलाइंस आ रही हैं। 30 मई 2024 तक की अपडेटेड गाइडलाइंस हैं, इसमें मैंने लिख दिया हुआ है। तो इसको क्या है कि पार्ट 3 में अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो पार्ट 3 में मैंने एमएसएमई और प्रायोरिटी सेक्टर दोनों चीज़ें कवर की थी। ठीक है, पहले चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 3 में एमएसएमई और प्रायोरिटी सेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 3 का ए कर देंगे एमएसएमई को, और इसको जो है प्रायोरिटी सेक्टर को पार्ट 3 के बी में कवर कर देंगे। ओके, क्योंकि क्या है कि कंटेंट ज़्यादा है तो एक ही में कवर करना थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैं चाह रहा हूँ इसको 2 पार्ट में। ओके, तो क्लियर हो जाती बात। तो मतलब कहने का ये हुआ, चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, फिर उसके बाद पार्ट 3 ए देखिएगा, और फिर जो है पार्ट 3 बी देखिएगा, एंड देन आफ्टर दैट पार्ट 4 देखिएगा। इस क्रम में आप चलेंगे। पार्ट 3 ए और पार्ट 3 बी ये आपका अपडेटेड गाइडलाइन के साथ है, क्योंकि एमएसएमई एक्ट में भी चेंजेस हुए हैं और प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन में भी अपडेशन आए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमएसएमई एक्ट की। खास करके ये बातें हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है ये है, इससे पूछा था क्वेश्चन और ये चेंज हो गया है, अपडेट हुआ है, तो उसी के लिए पूरी की पूरी लेक्चर जो है अपडेट हो रही है। ओके, तो थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगी, थोड़ा बहुत काम की बातें रहेंगी, अपन ऐसे पढ़ते समझते हुए चलेंगे। तो एमएसएमईडी एक्ट 2006 आया है। एमएसएमईडी का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, पैराडाइम शिफ्ट कर दी है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए। इसमें एमएसएमई इकोसिस्टम में बहुत सारा चेंज ला दिया है एमएसएमई एक्ट 2006 ने। एज पर दिस एक्ट, इनिशियल नाम जो शुरू में नाम्स क्या थे, क्राइटेरिया क्या था, शुरू में नाम्स फॉर क्लासिफिकेशन फॉर एंटरप्राइजेज इनटू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम वाज बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग को अलग रखा गया था और सर्विस सेक्टर को अलग रखा गया था। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना पैसा प्लांट और मशीनरी में खरीदने में लगा है वो देखा जाता था, और सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट परचेज करने में कितना पैसा लगा है उसके इन्वेस्टमेंट को हम देखते थे। ठीक है, तो देयर वर डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस यूनिट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरिया हुआ करता था और सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग क्राइटेरिया हुआ करता था। बहुत ज़्यादा कंसर्न का नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस समझते हुए चलिए। ठीक है, लेकिन अब ये सब चेंजेस कर दिए गए हैं 1 जुलाई 2020 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। द डिफ्रेंसिएशन एज टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सर्विस यूनिट टेकन अवे। मतलब कहने का अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस यूनिट है, ये मुद्दा ही खत्म कर दिया गया, सबको एमएसएमई ही माना जाना शुरू कर दिया गया। एंड न्यू डेफिनेशन हैज कम इनटू द फोर्स कंबाइनिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आर इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। और अब क्या किया गया कि तुमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट या मशीनरी में, या फिर कितना इन्वेस्टमेंट किया है इक्विपमेंट, उन सबको एक ही जगह ले लिया गया। ठीक है, सो हियर द इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ टर्नओवर को भी साथ में जोड़ा गया। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने की यह है कि पहले क्या होता था कि जैसे ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो डेफिनेशन होती थी वो क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होती थी, सर्विस की अलग होती थी। अब चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है, दोनों के लिए सेम ही गाइडलाइन है। अभी क्या है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, दोनों के लिए सेम ही गाइडलाइन है, कोई फर्क नहीं रहता है अब। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस इंडस्ट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज में माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए क्राइटेरिया क्या है, माइक्रो तब कहेंगे जब 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो, अप टू 1 करोड़। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पर अप टू, बट समझ लीजिएगा कि 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो, तो उसे हम माइक्रो मानेंगे, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। स्मॉल में अब देखो यहाँ लिखा है 10 करोड़ तक और 50 करोड़ तक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 करोड़ तक अपन यहाँ ले चुके हैं, इसका मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, इसी तरीके से मीडियम में 10 करोड़ तक यहाँ हो चुका है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा 10 CR प्लस से लेकर के 50 करोड़ तक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 5 करोड़ हो चुका है, इसका मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक। अब यहाँ 50 करोड़ हो चुका है तो 50 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ तक, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। भले ही लिखा जाए या ना लिखा जाए, आप समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये लिख दे कि 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ये ना कहिएगा सर कि आपने तो 10 ही करोड़ बताया था, दैट्स नॉट द केस। ओके,
तो माइक्रो के लिए 1 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़। तो 1, 10, 50 और इनका 5 गुना टर्नओवर होता है फ्रेंड्स। ओके, टर्नओवर कितना है 5 टाइम्स। 1 करोड़ का 5 गुना 5 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ का 5 गुना 50 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़ का 5 गुना 250 करोड़ हो जाएगा। तो एक याद रख लीजिएगा, 1, 10, 50 ये याद रख लीजिएगा, इसी का 5 टाइम्स टर्नओवर होता है। टर्नओवर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सोचो कि तुमने एक दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए रेंट पर लोगे, उसमें फर्नीचर लगाओगे, पूरा डेकोरेशन करवाओगे, सामान लेकर आओगे, खरीदारी करके उसमें सामान रखोगे, तो ये सारा जितना पैसा हुआ खर्चा उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। टर्नओवर क्या होता है, कितना तुमने पूरे साल में सेल करी, दैट इज टर्नओवर। ठीक है, कितना बेचा, कितने का बेचा। सोचो कि जैसे एक आदमी है, साल भर में उसने जो है 10 करोड़ रुपए का सामान बेच डाला। अब ये 10 करोड़ उसका प्रॉफिट नहीं है, ध्यान देंगे इस बात को, ये उसका प्रॉफिट नहीं है, ये उसका टर्नओवर है, मतलब कितना उसने बेचा कुल मिला करके। ठीक है, 10 करोड़ की सेल करी है, हो सकता है उसमें उसका प्रॉफिट हार्डली 50 लाख रुपए हो, तो मैं यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ। टर्नओवर मतलब कितने रुपए का कुल मिलाकर के सामान हमने बेचा है, हम उसकी यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये डेफिनेशन। अब आजकल तो थोड़ा प्रायोरिटी इसकी कम हो गई, नहीं तो पहले के टाइम पे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा हुआ करता था, पर फिर भी हम इसे इंपॉर्टेंस देंगे और ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। हमने देखा कि 1, 10 और 50 याद रखना, इन्हीं का 5 टाइम्स करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 5, 50 और 250। ठीक, ये फंडा हम सीख चुके हैं, याद रख करके एग्जाम में जाएगा। एबव यार्डस्टिक मतलब ऊपर जो नापने का तरीका हमने देखा है, आर पर एंटिटी एंड नॉट पर प्रमोटर। ऊपर जो हमने देखा हुआ है क्लासिफिकेशन, वो पर एंटिटी है, मतलब हर एक यूनिट को अलग ट्रीट किया जाएगा। मतलब एक बिजनेस को अलग, दूसरे बिजनेस को अलग। अब प्रमोटर वाइज नहीं है, सोचो एक आदमी है, उसकी छः जो है कंपनियां चलती हैं, तो 6 कंपनियां अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ये नहीं कि एक प्रमोटर है तो सारी कंपनियां माइक्रो हैं तो माइक्रो मानेंगे, ऐसा नहीं है। एक कंपनी, एक आदमी, जैसे टाटा कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंपनी है, टाटा मोटर्स का अलग क्लासिफिकेशन होगा, टाटा स्टील का अलग होगा, है ना, टाटा साल्ट का अलग होगा क्लासिफिकेशन, बस ये हो गया। ओके, तो ये डिफरेंट यूनिट ट्रेड की जाएंगी, भले ही सेम प्रमोटर है, सेम मालिक है, तब भी। ओरिजिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट हैज गॉन, मतलब पहले जो हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट देखते थे वो हटा दिया गया है। अब इसको जो है लिंक कर दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न से, ITR से, प्रीवियस ईयर फिल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपने पिछले साल क्या दिखाया हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट दिखाया है, मतलब कितनी कमाई दिखाई है, वो सारी चीज़ों से कैलकुलेट किया जाएगा इसको। ठीक है, अगर कोई नई इंटरप्राइज है, एकदम नई है, पहले उसने जो है ITR नहीं भरा हुआ है, तो उस केस में जो ओनर है वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा, वो बता देगा कि हाँ हमारा साल भर का टर्नओवर 50 लाख रुपए का है, जैसा वो बता देगा। ठीक है, उसको एग्री कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगा आफ्टर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच फाइल्स। जब पहली बार ITR भरोगे, अब देखो जब ITR पहली बार भरोगे तो ITR में तो डाटा छुपा नहीं सकते, मतलब कहने कि यह नई इंटरप्राइज है तो तुम्हारा जो मन करे वो भर दो। माइक्रो कहोगे तो माइक्रो मान लेगा सरकार, स्मॉल तो स्मॉल और मीडियम तो मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पहली बार ITR भरोगे तो अब ITR के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हारी इंडस्ट्री कैसी है। ठीक, तो मैंने कहा ना कि मतलब कुछ चीज़ें बड़े ही काम की हैं, कुछ चीज़ें बस केवल समझते हुए चले चलना है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर शैल बी लिंक टू ITR और GST रिटर्न। जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश में ले जाकर के बेचते हैं, उसको टर्नओवर में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, हम शामिल नहीं करेंगे। जब आपका टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा तो उसमें जो चीज़ें आपने विदेश में बेच दी हैं, एक्सपोर्ट कर दिया है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। और आपका टर्नओवर का जो डेटा है वो या तो इन्फॉर्मेशन मतलब इनकम टैक्स रिटर्न से या GST रिटर्न से उठाया जाएगा। GST रिटर्न से भी पता चल सकता है, ITR से भी पता चल सकता है कि आपने कुल मिलाकर के कितना सेल वगैरह करी हुई है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एज MSME फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर वाइड सर्कुलर दिस। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब जो रिटेल और होलसेल ट्रेड होता है उसको भी फ्रेंड्स जो है MSME की कैटेगरी में शामिल किया गया, केवल लिमिटेड पर्पज यानी प्रायोरिटी सेक्टर में मानने के लिए। मतलब कहने का बैंक ने अगर जो है रिटेल को लोन दिया है या होलसेल में लोन दिया हुआ है तो उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल करेंगे MSME के तौर पर। बस इसके लिए सर्कुलर आया हुआ है, अपने को ज़्यादा इसमें कोई मत्था नहीं फोड़ना है, बस यही मत्था फोड़िएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो MSME एक्ट 2006 आया था। MSMED एक्ट फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। पहले क्राइटेरिया क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्लांट और मशीनरी के आधार पर
और जो है इक्विपमेंट सर्विस इंडस्ट्री को इक्विपमेंट के आधार पर बाइफरकेट किया जाता था। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री को इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट उसके आधार पर। बाद में 1 जुलाई 2020 से, थोड़ा ये डेट याद रखिएगा, क्या पता पूछ लें, 1 जुलाई 2020 से जो मतलब सर्विस इंडस्ट्री है, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नया क्राइटेरिया लेकर आए जिसके हिसाब से इन्होंने कहा अब हम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करके देंगे। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ का होना चाहिए। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट अप टू 10 CR और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ का होना चाहिए। मीडियम में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर अप टू 250 करोड़ होना चाहिए। एग्जाम में तरह तरह की लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे टेबल नहीं देंगे आपको, वो भाषा में लिखेंगे, लेकिन मतलब मुद्दा सिर्फ यही रहेगा। एक बात और जो मैंने आपको बताई कि ये 1, 10 और 50 याद रखेंगे तो इसी का 5 गुना टर्नओवर होता है। ये इन्वेस्टमेंट है 1, 10, 50, इसका 5 गुना आपका टर्नओवर होता है, ये याद रखिएगा। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि जैसे मीडियम है तो मीडियम में 10 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट, सोचो कोई है जो 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए बैठा है, तो सर वो माइक्रो स्मॉल मीडियम में नहीं आएगा, बस इतना ही होगा, वो मीडियम में नहीं आएगा। अब वो लार्ज इंडस्ट्री में चला गया जिसकी हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम के लिए ही है। बेसिकली उसको MSME के जो फायदे हैं सरकार के वो नहीं मिलते हैं, बस ये होता है। बाकी ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं चलेगी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपना मतलब 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए पड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे पर यूनिट वाइज करेंगे, ना कि जो है पर प्रमोटर करेंगे। टाटा कंपनी है, टाटा के प्रमोटर रतन टाटा जी हैं, लेकिन हम रतन टाटा के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि जो है हम करेंगे किसके हिसाब से, कौन सी कंपनी है। टाटा मोटर्स है तो उसको अलग देखेंगे, टाटा स्टील को अलग, टाटा साल्ट को अलग, TCS को अलग देखेंगे। ओके, उसके बाद में जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना किया था वो मुद्दा हटा दिया गया। अब जो डेटा निकाला जाएगा वो इनकम टैक्स रिटर्न या GST रिटर्न से निकाला जाएगा। कोई नई इंटरप्राइजेज है जिसने पहले ITR कभी नहीं फाइल किया, एकदम नई ओपन हुई है, तो उसको जो भी क्लासिफिकेशन वो करना चाहे वो कर सकती है अपने हिसाब से। लेकिन जब वो पहली बार ITR फाइल करेगी तो जो ITR के हिसाब से आएगा डेटा, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। सोचो कि तुमने पहली बार लिख दिया कि हमारी कंपनी माइक्रो है, बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन जब ITR फाइल करते हो अगली बार के लिए तो पता चलता है कि नहीं, तुम्हारी तो कंपनी मीडियम साइज की है, मीडियम इंटरप्राइजेज में आ रही, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट और ठीक ठाक टर्नओवर है। ओके, तो फिर उस साल ITR के हिसाब से डिसाइड हो जाएगी कि तुम्हारा मीडियम इंटरप्राइज हो। ठीक है, एक्सपोर्ट जो किया जाता है उसकी वैल्यू को हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते। एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। टर्नओवर जो आपका ITR या GST से लिंक होता है, ठीक है, उसका हमें रिटेल को दिया गया लोन या होलसेल ट्रेड को दिया गया लोन भी MSME में माना जाएगा, लिमिटेड पर्पज में प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा। अब कुछ कॉमन गाइडलाइंस की हम बात करते हैं, तो बड़ी मतलब सिंपल सी कुछ कॉमन गाइडलाइन है। जैसे इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन टू MSME बारोअर। अगर कोई MSME का बारोअर है भाई, वो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको आप एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे और विद इन सर्टेन टाइम पीरियड उसका जो है लोन प्रोसेस करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, जो भी करना है, लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा। इतनी सी बात है, कहानी समझ लेते हैं। बैंक हैव टू मैंडेटरली एक्नॉलेज ऑल द लोन्स एप्लीकेशन सबमिटेड मैनुअली और ऑनलाइन। जितने भी लोन एप्लीकेशन सबमिट किए जाएंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे मैनुअली आकर के फॉर्म भर के दे दिया जाए, आपको उसे एक्नॉलेज करना होगा MSME बारोअर द्वारा अगर ऐसा फॉर्म सबमिट किया जाता है, और इंश्योर करना होगा कि रनिंग सीरियल नंबर का क्या मतलब होता है। जैसे हमने एक फॉर्म का नंबर A101 रखा तो दूसरे का नंबर A102, A103, A104 रनिंग। जैसे आपका एम्प्लॉय ID रनिंग सीरियल नंबर होता है, अगला बंदा एक ज़्यादा वाला सीरियल नंबर लेकर के आता है, वही रनिंग सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पर। साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट रिसिट भी उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक्नॉलेजमेंट रिसिट पर भी हम नंबर डालेंगे और उसे प्रोवाइड कर देंगे कस्टमर को। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरत क्या होगी भाई, अगर एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो तो उसका ट्रैकिंग की भी व्यवस्था करके दो। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ लोन एप्लीकेशन, की सेंट्रल तरीके से लोन एप्लीकेशन को रजिस्टर करें, ऑनलाइन सबमिशन किया जा सके लोन एप्लीकेशन का, और साथ ही साथ में ई ट्रैकिंग जो है MSE लोन एप्लीकेशन, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए, मीडियम के लिए नहीं कह रहा है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए लोन एप्लीकेशन को ट्रैक करने की भी व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब क्या होता है, बंधक। मतलब हम जब भी लोन देते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेते हैं, कुछ बंधक रखवा लेते हैं। FD रख दो, अपनी फैक्ट्री गिरवी रख दो, अपना जमीन जायदाद गिरवी रख दो, कुछ रखो। तो कोलेट्रल की अगर बात करें तो भाई 10 लाख रुपए तक का लोन जो है बिना किसी कोलेट्रल को MSME को दिया जा सकता है। द बैंक्स आर मैंडेटेड नॉट टू एक्सेप्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी इन केस ऑफ लोन अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड टू द यूनिट इन
एमएससी सेक्टर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी मीडियम को एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं तो 10 लाख रुपए तक के लोन में हम कोई भी कोलेट्रल नहीं मांगेंगे, कुछ भी बंधक करने के लिए नहीं बोलेंगे आओ 10 लाख रुपए तक का लोन ले जाना, कुछ मत दो हमें, बस अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह दे दो, जीएसटी का फॉर्म या जो भी आईटीआर वगैरह वो दे दो, बस काम चल जाएगा, कुछ बंधक रखने की जरूरत नहीं है। बैंक्स आर आल्सो एडवाइज टू एक्सटेंड द कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 10 लाख टू ऑल यूनिट फाइनेंस्ड अंडर पीएमईजीपी, मतलब बोल रहे हैं कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो भी यूनिट जो है अगर लोन उनको सैंक्शन किया जाता है तो उनको भी कोलेट्रल फ्री, बिना किसी कोलेट्रल के 10 लाख रुपए तक का लोन आप देंगे, ठीक है। जिसको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है केबीआईसी, खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जाता है। तो कोई चेंज नहीं आया है, 10 लाख रुपए तक की बात अपन ने यहाँ पर फ्री में करी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी हो गई, बस एक स्कीम का नाम ले लिया गया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात हो गई, ठीक है। अब अगर किसी का रिकॉर्ड गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो भाई 25 लाख रुपए तक का जो है लोन हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के बिना कोलेट्रल के दे सकते हैं। जनरली कितना देना है, 10 लाख रुपए तक का, लेकिन अगर किसी मतलब कंपनी की स्थिति अच्छी है या कोई फैक्ट्री है जो अच्छा काम कर रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप 25 लाख तक का भी लोन कोलेट्रल फ्री दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको अप्रूवल चाहिए होगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी तक। 10 लाख रुपए तक किसी से जो है पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है एमएसएमई को हम कंपोजिट लोन देते हैं। कंपोजिट मतलब मिला जुला, कई सारे लोन एक साथ, कई सारे लोन, आपने हाउसिंग लोन ले लिया, आपने कार लोन ले लिया, काइंड ऑफ कंपोजिट लोन हो गया। लेकिन एमएसएमई हाउसिंग और कार का लोन नहीं लेगी, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। कंपोजिट लोन का मतलब अ कंपोजिट लोन लिमिट अप टू 1 करोड़ कैन बी सैंक्शन बाय बैंक टू इनेबल द एमएससी एंटरप्रेन्योर्स टू अवेल ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट थ्रू सिंगल विंडो। तो मतलब ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए तक का लोन हम कंपोजिट लोन के तौर पर दे सकते हैं। कंपोजिट लोन में एक वर्किंग कैपिटल का लोन दे दिया और एक टर्म लोन दे दिया। टर्म लोन का मतलब होता है ऐसा लोन जो किस सर्टेन टर्म के लिए दिया गया, अगले 5 साल के लिए दे दिया गया। जैसे आप हाउसिंग लोन जो लेते हैं वो क्या है, टर्म लोन है। क्यों? क्योंकि अब आप अगले 20 साल में उसे वापस करेंगे, 20 साल का टर्म बांध दिया गया है, ठीक है, तो वो आपका टर्म लोन होता है। अच्छा, जो ओवरड्राफ्ट करवाते हैं क्या वो टर्म लोन है? नहीं, क्योंकि ओडी में कोई ऐसे लिमिट नहीं है, तुम रोज पैसे डालो रोज निकालो। सीसी कैश क्रेडिट, रोज पैसे डालो रोज निकालो, ऐसा नहीं कि 15 साल में खत्म हो जाएगा। यहाँ कोई ईएमआई का कॉन्सेप्ट नहीं, ध्यान देंगे आप इस बात को। आपने ओडी करवाया होगा बैंक से, अपने आपको स्टाफ ओडी मिलती है, तो उसमें कोई ईएमआई नहीं बंधी है। लेकिन अगर आपने कार लोन लिया होगा, अगर आपने घर का लोन लिया होगा, तो वो टर्म लोन है, वहां पर ईएमआई जा रही होगी आपकी, राइट। ठीक, तो चलो ये बात समझ में आती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई? देखो, आपको बिजनेस चलाना है तो रॉ मटेरियल खरीद करके उसको प्रोसेस गुड में बदलना पड़ेगा। मतलब हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने मिट्टी खरीदी, मिट्टी के खिलौने बनाए, पकाया उसको और बेचा। मिट्टी खरीद करके उसको पकाने तक के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उसे फ्रेंड्स हम वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल काइंड ऑफ सीसी के तरीके होता है, डालो निकालो टाइप का, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो कंपोजिट लोन दे सकते हैं, जिसमें हम वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दे देंगे अपने कस्टमर को। कितने तक का दे सकते हैं? ये 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। फिर आता है हमारा CLSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, तो इसमें क्या होता है, कैपिटल में आपको सब्सिडी मिलती है। द स्कीम्स एट फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग 15% अप फ्रंट कैपिटल सब्सिडी अप टू अ मैक्सिमम कैप ऑफ 15 लाख रुपए। दैट इज मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन द अप्रूव्ड मशीनरी इज 1 करोड़ टू एमएससी यूनिट इंक्लूडिंग टाइनी, खादी, विलेज एंड क्वेयर। मतलब ये देखो, समझो, पहले समझने वाली बात यह है कि अगर कोई इंडस्ट्री पहले से है और वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना मतलब कि पहले हमारी मशीनें थी, वो दिन भर में 50 खिलौने बनाती थी, अब हम 5000 खिलौने बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करें, मशीनें अपडेट करेंगे। तो वैसे केस में कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, कितनी? 15% की कैपिटल सब्सिडी, लेकिन अधिकतम 15 लाख रुपए तक की दी जाएगी। यानी कि अगर सोचो तुमने 50 लाख रुपए का लोन लिया तो उस पर 15% की सब्सिडी मिलेगी, तो तुम्हें 7.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी कुल मिलाकर के, ठीक है। लेकिन अगर तुम मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हो तो तुम्हें 15% की सब्सिडी मिलेगी, तो तुम्हें कितना, 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा, अगर सोचो कि तुम 1 करोड़ 20 लाख का लोन लेना चाहते हो, तो उस केस में तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 15 और मेरे ख्याल से 20 लाख रुपए का 3 लाख रुपए।
18 लाख रुपए का हो जाएगा। लेकिन 18 लाख रुपए की सब्सिडी नहीं दी जाती है, अधिकतम 15 लाख रुपए की ही सब्सिडी दी जाती है। तो वही 1 करोड़ रुपए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई 15% की सब्सिडी जो कि अधिकतम 15 लाख रुपए हो सकती है वो दे दी जाती है। किस पर्पज से दे दी जाती है? आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, इंडस्ट्री में खादी विलेज वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। बाकी सारी राम कहानी है, वही बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको फाइनेंस अवेल कर रखा है और वो स्टेट ऑफ आर्ट या नियर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लाना चाहते हैं, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी लेवल लाना चाहते हैं, जो कि सब्सटेंशियली क्या इंप्रूव करेगा, उनका इंप्रूव प्रोडक्टिविटी उनको प्रोवाइड करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में, इंप्रूव्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन इंक्लूडिंग वर्क एनवायरमेंट। मतलब कहने का कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ऐसे तरीके की वो टेक्नोलॉजी नहीं लेकर के आना चाहते, तो उस केस में ये लोन मतलब ये सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाती है। इट वुड आल्सो इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ इंप्रूव पैकेजिंग टेक्निक एज वेल एज एंटी पोल्यूशन मेजरमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन मशीनरी, इन हाउस टेस्टिंग एंड ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब इसमें सारी कहानी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, बस समझ लो थोड़ा सा। इसमें क्या है कि हम इंप्रूव्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। पहले पैकेजिंग की दूसरी मशीनरी थी, अब नई मशीनरी लेकर आएंगे। एंटी पोल्यूशन को घटाने की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए मशीन लाएंगे। एनर्जी बचाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इन हाउस टेस्टिंग और ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल के लिए व्यवस्था करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको 15% की और मैक्सिमम 15 जो है लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है CLSS स्कीम के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं GCC। जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है KCC, वैसे ही इनको MSME को GCC जनरल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे ख्याल से KCC से अगर GCC को कनेक्ट करते हैं तो चीज़ें बड़ी ही क्लियर हो जाती हैं अपने को। अच्छा ठीक है, तो जनरल क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ GCC जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम इज टू इंक्रीज फ्लो ऑफ क्रेडिट टू इंडिविजुअल फॉर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी इन द नॉन फार्म सेक्टर। MSME क्या है? नॉन फार्म सेक्टर ही है भाई। तो नॉन फार्म सेक्टर में, नॉन फार्म मतलब जो किसानी से रिलेटेड ना हो, खेती से रिलेटेड ना हो, उन सेक्टर्स में क्रेडिट का फ्लो बढ़ाना, मतलब लोन की अमाउंट को बढ़ाना GCC का उद्देश्य है। ऑल नॉन फार्म एंटरप्रेन्योरल क्रेडिट extended to the individual which is eligible for classification under the priority sector guidelines are eligible for GCC। तो ये बोल रहे हैं जितने भी नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से एलिजिबल हैं, तो उनको जो है जनरल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एनी क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड अंडर द स्कीम वुड इंक्लूड बोथ वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर भी हम जो लोन देंगे वो कंपोजिट टाइप का लोन दे देंगे, ठीक है। कंपोजिट टाइप का लोन का मतलब हम यहाँ पर टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों प्रोवाइड करेंगे। GCC जनरल क्रेडिट कार्ड प्रेफरेबली मे बी इशूड एज स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड। मतलब जो GCC इशू किया जाएगा वो स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड के रूप में, जैसे बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जो कि कंपेटेबल होंगे ATM पर या हैंड हेल्ड स्वाइप मशीन वगैरह पर यूज किया जा सके वहाँ पर। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड है, कार्ड लगाओ और पैसे निकालो टाइप की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद में फिर आता है स्ट्रीम लाइनिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। मतलब लाइफ साइकिल, पूरी MSME की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान, ये MSEs है, ओके, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, मीडियम की बात नहीं हो रही है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ऐसी इंडस्ट्री माइक्रो और स्मॉल में आती हैं लेकिन डिफिकल्टी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जा रही हैं अपने लाइफ टाइम के दौरान, तो उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की जाती है। द गाइडलाइंस आर इशू टू द बैंक वाइड RBI सर्कुलर डेटेड फलाना, ठीक है। मतलब हम डेट वगैरह नहीं ध्यान रखेंगे। RBI ने कहा है कि अगर कोई MSC माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, वो डिफिकल्टी फाइनेंशियल की फेस कर रही है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। क्या करना पड़ेगा? स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी टर्म लोन के केस में। अगर उसको पहले से टर्म लोन दिया है तो उसको स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल का लोन दे रखा है तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। और जैसे मान लो कि पहले 1 करोड़ रुपए का दिया था तो उसको 50 लाख का और दे देंगे, ठीक है, टू मीट विद द इमरजेंट नीड ऑफ द MSC यूनिट। तो अगर टर्म लोन दिया है तो स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी दे दीजिए। अगर वर्किंग कैपिटल दिया है तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट बढ़ा दीजिए। उसके अलावा मिड टर्म रिव्यू ऑफ रेगुलर वर्किंग कैपिटल लिमिट वेयर बैंक्स आर कन्विंस्ड दैट द चेंजेस इन द demand pattern of the MSC borrowers require increase in the existing credit limit of the MSME every year based on the actual sales of the previous year। मतलब कहने का मिड टर्म रिव्यू करेंगे हम। मिड टर्म मतलब बीच में, पूरे साल के बाद रिव्यू होता ही है, लेकिन मिड टर्म रिव्यू करेंगे वर्किंग कैपिटल लिमिट का। और अगर हमें लगता है कि नहीं हमें वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है तो हम बढ़ाएंगे। क्रेडिट डिसीजन भी टाइमली
लेना होगा। मतलब कहने का कि बैंकों को टाइमली क्रेडिट डिसीजन लेना होगा कि हाँ इसको हमें पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड देखो कुछ कॉमन गाइडलाइंस की बात की। तो पहला, हर एक बारवर अगर ऑनलाइन अप्लाई करे या मैनुअली आकर के फॉर्म भर के दे तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इशू करना होगा और उसका लोन फॉर्म समय से प्रोसेस करना होगा। फिर हमने कोलेट्रल की बात की, 10 लाख रुपए तक का लोन बिना कोलेट्रल के, बिना किसी चीज़ को बंधक रखे हुए हम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत भी 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री अच्छी है, मतलब फैक्ट्री अच्छी चल रही, यूनिट अच्छी है, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, सब चीज़ें, तो 25 लाख तक का लोन भी हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के दे सकते हैं। कंपोजिट लोन की व्यवस्था होती है, 1 करोड़ रुपए तक का कंपोजिट लोन हम दे सकते हैं। कंपोजिट लोन मतलब वर्किंग कैपिटल और प्लस टर्म लोन दोनों मिला करके। तो कंपोजिट लोन 1 करोड़ रुपए तक का देंगे, जिसमें हम वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों के रूप में दे सकते हैं। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम में क्या होता है कि अगर आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, पहले से चली आ रही इंडस्ट्री, उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है, तो कैपिटल सब्सिडी के रूप में 15% मिलता है। जितना लोन है उसका 15% आपको सब्सिडी में मिलेगा, लेकिन अधिकतम 15 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। उसके बाद में जीसीसी की बात की, जनरल क्रेडिट कार्ड, तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वैसे ही जनरल क्रेडिट कार्ड इनको इशू कर दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जो है आपका स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड के रूप में होगा, जिसको जा करके आप एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं और हैंड हेल्ड जो मशीनें होती हैं उनकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम के दौरान, लाइफ साइकिल के दौरान अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको भी लोन देने की व्यवस्था आरबीआई ने करी हुई है। इसमें क्या करेंगे, अगर पहले से ही हमने टर्म लोन दिया है तो उनको स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, ठीक है। अगर वर्किंग कैपिटल दिया है तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल दे देंगे। साल के अंत में रिव्यू करते हैं, लेकिन हम मिड टर्म रिव्यू भी करेंगे जो है रेगुलरली वर्किंग कैपिटल का, जो उसकी कैपिटल है उसको क्या ज़रूरत है एडिशनल की, अगर है तो एक्सटेंड करेंगे। और क्रेडिट डिसीजन जो है हम टाइमली लेंगे, मतलब कहने का कि समय समय पर हम निर्णय लेते रहेंगे कि हाँ हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को हमें बचाना है तो एक्स्ट्रा लोन दे दें, अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद में हम 17 का पार्ट 3 का बी पार्ट आएगा, जिसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन अपडेटेड वाली सीखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।